हेलो बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष अग्रवाल में स्वागत है। बच्चों, हम कल पढ़ रहे थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों, दो की वजह से हम दो स्थितियों में तीव्रता ज्ञात करते हैं, एक अक्षीय दूसरी निरक्षीय। तो अक्षीय हम कल निकाल चुके थे एक्सेल। आज हम दूसरा पॉइंट लेके चल रहे हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादातर बोर्ड के एग्जाम में बच्चों ये आता है और इंटरनली जो आपके होम एग्जाम होते हैं स्कूल में, उसमें तो ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है फर्स्ट टर्म में। ठीक है बच्चों, तो देखिए, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए बच्चों हमने डायग्राम पहले ही बना कर रखा है। तो इसमें देखिए, आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमने यहाँ पर देखिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया जिसमें दो आवेश होते हैं समान परिमाण के, एक माइनस का है परंतु विपरीत प्रकृति के, एक माइनस क्यू है दूसरा प्लस क्यू है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों वो बहुत कम होती है। ठीक है बच्चों, इसको हमने क्या माना था बच्चों, स्मॉल एल हम यहाँ लेके चल रहे हैं, ये एल और ये एल, तो एल और एल 12 हो जाएगी बच्चों। अब चूंकि हम निकाल रहे निरक्षीय स्थिति में, तो जो निरक्षीय स्थिति होती है आपकी, या हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, लंबवत भी कह सकते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उस लाइन को आप निरक्षीय स्थिति कहते हैं, कि उसकी किसी बिंदु पर जो आप निकालते हैं। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इसका मिड पॉइंट हमारा ये ओ हो गया। इससे हमने डिस्टेंस ये स्मॉल आर ले रखी है, पर एक पॉइंट हमने ले लिया P। ठीक है बच्चों, अब इस पॉइंट पर हमें इसकी वजह से निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो उसके लिए बच्चों हमें इस पॉइंट की इस चार्ज से और इस वाले चार्ज से डिस्टेंस देखनी होगी कितनी होगी। तो सिंपली अगर आप देखें बच्चों, तो ये वाला जो हमारा बन रहा है वो राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो उसमें ये वाली डिस्टेंस स्मॉल l है और ये वाली r है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग सिंपल ही कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों इसकी, √r² प्लस के l²। ऐसे सेम बच्चों ये रहेगा, क्योंकि इसके लिए भी r रहेगा ये और ये l इसके लिए भी रहेगा, तो इसका मतलब डिस्टेंस ये वाली भी सेम निकल कर जाएगी, r² प्लस l²। ठीक है बच्चों, अब होगा क्या बच्चों, आप देख पा रहे हो इस पॉइंट P की इस वाले चार्ज से डिस्टेंस √r² प्लस l² है और माइनस वाले से भी इतनी ही है। तो इसका मतलब इस पॉइंट के डिस्टेंस इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज से सेम है, और इनका आवेश का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है दोनों का, वो भी बराबर है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी दोनों आवेशों की वजह से, उसका जो परिमाण होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो भी बराबर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अब निकालते हैं कि इस पॉइंट पर कितना होगा। तो पहले अगर आप देखें, प्लस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा, हम जानते हैं उसकी डायरेक्शन हमेशा प्लस वाले से आगे की तरफ होती है। तो इसकी वजह से अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी E1 ऐसे। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना बच्चों, तो प्लस वाले से इस पर जब निकालेंगे तो हमेशा आगे की तरफ जाएगा, और माइनस वाले से जब निकालेंगे इस पॉइंट पर तो हमेशा माइनस की ओर आएगा, तो इस पे ही निकल कर जाएगा E2 ये वाला। ठीक है बच्चों, बाकी जो चीजें हैं हमारी, अभी हमने जो एरो लगा रखी है, क्यों लगा रखे हैं बताएंगे अभी आपको। पहला आप इस बात को समझ लीजिए, प्लस वाले से पॉइंट P पर आगे की तरफ, माइनस वाले के कारण पॉइंट P पर माइनस की ओर। ठीक है, अब इसकी जो लैंग्वेज है बच्चों, एग्जाम में जब लिखेंगे इसको हम, तो कैसे लिखनी है वो हमने थोड़ी सी लिखी है, पहले एक बार उसको पढ़ लेते हैं। आपको लिखना है, माना वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, जिसके मध्य बिंदु, अगर आप देख पा रहे हैं ये वाला, मध्य बिंदु O से निरक्षीय, क्योंकि बच्चों निरक्षीय स्थिति हम निकाल लें, निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो हमने अभी आपको बताया ऊपर पॉइंट P पर। इस बिंदु P की प्लस Q और माइनस Q आवेश से समान दूरी कितनी बताए बच्चों, अभी आपने निकाल के ये वाली, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये वाली, तो कितनी
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई आपके। तो उस वजह से अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो उसके बाद देखें प्लस क्यू, आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बच्चों? इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था, E1 बराबर 1/4πε0 कैपिटल के क्यू, नीचे क्या आएगा डिस्टेंस ये वाली आर स्क्वायर होता है ना, डिस्टेंस ये वाली आर कहलाएगी इसके लिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर रूट का स्क्वायर, जब रूट का स्क्वायर खोलेंगे बच्चों तो रूट आपका यहाँ से हट जाएगा और बचेगा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और डायरेक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं पॉइंट ए है और ये पॉइंट पी है, ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है, तो इसलिए हम इसको नाम देंगे ए टू पी, ए से पी की ओर, ए टू पी। ठीक है बच्चों, यहां तक फिलहाल अभी आपके बात समझ में आ गई होगी सभी के। आगे देखेंगे फिलहाल अभी हम इसके बारे में बात करेंगे बच्चों कि हमने ऐसे क्यों किया। यहाँ तक बात समझ में आ गया अभी सभी के। चलिए अब आगे देखिए। तो उसके बाद बच्चों करना क्या है आपको, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो हमने प्लस वाले की वजह से निकाल लिया, अब हमें माइनस वाले की वजह से भी निकालना होगा। माइनस का चार्ज बच्चों यहाँ पर है नहीं वाला, इसकी वजह से यहाँ पर, तो देखिए क्या आएगा, वह माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों वो E2 हो जाएगी, E2 बराबर 1/4πε0 कैपिटल के Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर का स्क्वायर। जब अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो बच्चों अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो आपका जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 कैपिटल के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। दिशा बच्चों क्या आ जाएगी इसकी, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो P पॉइंट यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, तो P से B की ओर आएगी, तो P टू B। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, और अगर आप देखें यहाँ पर ये ऊपर इक्वेशन नंबर 1 है, तो आप देखें इक्वेशन नंबर 1 का जो मैग्नीट्यूड निकल कर आया और इक्वेशन नंबर 2 दोनों की वैल्यू सेम है, बराबर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से E1 बराबर E2 होगा। इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई हो तो ठीक है बच्चों। अब फिर से एक बार यहाँ आ जाते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया था। अभी आपने देखा कि इक्वेशन नंबर 1 व 2 से हमने E1 और E2 की जो वैल्यू निकाली थी, E1 ये और E2 ये, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का जो परिमाण आया था वो बराबर निकल कर आया था। तो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा, जो कुल वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम उसके लिए देखेंगे। अब इसकी डायरेक्शन देखें बच्चों, इसकी डायरेक्शन थी आपकी A2P, इसकी थी P2B। अब बच्चों ना तो ये जो E1 और E2 है सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम होते तो दोनों को प्लस कर देते, ना ही एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये अपोजिट होते, मतलब सपोज ये ऐसे जा रही है ऐसे जाता, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। अब ये अलग अलग डायरेक्शन में है, तो अब क्या करना होगा, तो अब हमें इन्हें बच्चों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें वेक्टर के अकॉर्डिंग इनको जोड़ना होगा। तो उसके लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, उसके लिए बच्चों हमें इनके कंपोनेंट करने होंगे। तो कंपोनेंट करने के लिए बच्चों मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली आगे की तरफ, अगर आप देख पा रहे हो इसे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक एंगल मान लूँ थीटा, तो बच्चों ये वाला अगर आप देख पा रहे हो, ये वाला और ये, तो ये जेड बन जाएगा। और अगर ये थीटा है तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी थीटा हो जाएगी। जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल बच्चों ये वाला होगा, थीटा ये भी हो जाएगा। तो उस तरीके से जेड एक ये वाला बनना है, ये जो बनना है, तो ये भी बच्चों थीटा हो जाएगा। और थीटा के सामने वाला जो एंगल ये वाला होगा, अगर आप देख पा रहे हो
ये लाइन ऐसे क्रॉस हो रही है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी बच्चों थीटा होगा। और आप जानते हैं कि जब भी हम किसी के कंपोनेंट करते हैं, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि थीटा के साथ जो भुजा लगी हुई होती है, जो लाइन लगी हुई होती है, थीटा के साथ ये वाली जो लाइन लगी हुई होती है उसके साथ हमेशा कोस आता है। इसलिए यहाँ पर आएगा बच्चों E1 कोस थीटा, और दूसरा जो आपका वर्टिकल होता है वो उसमें आएगा E1 साइन थीटा। ठीक है बच्चों। और ऐसे इसके लिए E2 थीटा इसके साथ ही लग रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा E2 कोस थीटा, और यहाँ इस वाले पे क्या आएगा E2 साइन थीटा। बच्चों बात समझ में आई आपके? अगर इतनी बात समझ में आई है बच्चों, तो यहाँ पर हमने E1 और E2 के दोनों के अलग अलग दो दो कंपोनेंट कर लिए, दो दो घटक कर लिए। उसमें E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है। साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, ये दोनों में एक्स्ट्रा लगा है, तो इस वजह से इन दोनों का परिमाण जो मैग्नीट्यूड है वो भी बराबर रहेगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो उस वजह से ये और ये एक दूसरे को कर देंगे नेगलेक्ट, निरस्त कर देंगे, निष्क्रिय कर देंगे, निष्फल कर देंगे। ठीक है बच्चों। जबकि E1 cos थीटा, E2 cos थीटा दोनों एक डायरेक्शन में, इस वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा वो इन दोनों की वजह से ही निकल कर आएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इतना देखने के बाद में आप यहाँ देखें, हमने जैसा भी ये करा था माइनस की वजह से निकाल लिया, उसकी वजह से आपने देखा कि इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 व 2 से आपने देखा कि E1 और E2 बराबर हो गए। तो जो बात अभी हमने वहाँ बताई थी आपको, वही हमने बात यहाँ पर लिख दी है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो। देखिए बच्चों एक बार कि E1 व E2 ये रहे, E1 व E2 भिन्न भिन्न दिशाओं में हैं, जिनके दो दो घटक E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, तथा E2 cos थीटा व E2 sin थीटा, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा, जिनमें E1 sin थीटा व E2 sin थीटा, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा समान परिमाण परंतु विपरीत दिशा में हैं, जो एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं। जबकि E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में हैं, अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप देख पा रहे हैं दोनों एक दिशा में, तो इन दोनों को प्लस करना होगा। अब देखिए दोनों को प्लस करते हैं हम। देखिए बच्चों दोनों को प्लस कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर, तो E बराबर E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, दोनों बच्चों ये cos कॉमन आ रहा है, इस cos को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। E1 प्लस E2 बाहर हमने ले लिया कॉमन cos थीटा। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपने बताया था कि E1 बराबर E2 है, यहाँ बताया था नहीं वाला E1 बराबर E2, तो इसलिए दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे हम। मैं यहाँ पर E2 की जगह E1 रखता हूँ, तब देखिए आ जाएगा E बराबर E1 प्लस E1 cos थीटा। ठीक है बच्चों, अभी हम आगे चलेंगे, पेज नंबर हमारा 3 हो जाएगा ये। तो जब हमने उसकी जगह रख लिया, कितना बचा आपका ये E बराबर 2E1 cos थीटा। अब समीकरण 1 से E1 का मान रखेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी थी 2 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर इंटू में cos। अब देखिए बच्चों cos की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ अगर हम देखें तो cos थीटा मेरा निकल के यहाँ पर आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना आपका L है और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, आधार बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, आधार आपका ये हो जाएगा बेस आपका, और कर्ण आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू L अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। ठीक है, जो कि मैं यहाँ रखूँगा, कितनी वैल्यू थी L अपॉन
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। ई बराबर, इनको एक साथ लिखेंगे 2QL को, है ना, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q इंटू 2L। ये बच्चों यहाँ देखिए दोनों सेम है, यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है, यहाँ पर अंडर रूट नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये एक पावर है और अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर, यानी कि 1/2। जब गुना करते हैं तो दोनों की घात आपस में जुड़ जाएंगी, तो पावर बन जाएगी आपकी आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, और आप जानते होंगे चूंकि P बराबर आपको होता है Q इंटू 2L, तो उस वजह से अगर आप यहाँ देखें Q इंटू 2L की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर P, तब क्या आ जाएगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के P अपॉन में आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, आप फिर से बच्चों वही वाली बात कि जो वैद्युत द्विध्रुवता आपका वो एक ऐसा निकाय होता है जिसमें जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो अति सूक्ष्म होती है, तो उसके मुकाबले जो यहाँ पर L है वो बहुत कम होगा R के मुकाबले। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि L लेस देन R है, इसीलिए क्या होगा बच्चों, एल स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। अतः क्या करेंगे, एल स्क्वायर को नगण्य मान लेने पर नगण्य ले लेंगे। जब नगण्य लेंगे इसका मतलब 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। और आगे देखें तब E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के P अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के P अपॉन में R³। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, और निर्वात के लिए क्या होगा, निर्वात के लिए क्या करेंगे, K की वैल्यू 1 रख देंगे, तब E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R³। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया। दिशा क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, दिशा अगर आप देखें तो प्लस का यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, लेकिन ये जो बची है नेट इधर की तरफ बची है, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है बच्चों, अक्ष के अनुदिश धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई होगी। एक जरूरी बात इसमें यहाँ पर कि जितने हमने पढ़े थे 0.4 की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र निकालना, उसमें E प्रोपोर्शनल था आपका 1/r²। लेकिन अगर आप देखें इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो इसमें आ रहा है 1/r³। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।